नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण या फिर अपचयन या फिर अपघटन या फिर जंग लगना। तो यहाँ पे अपचयन क्या होगा भाई? अपचयन होगा, यानी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की जो वृद्धि होती है वो अपचयन कहलाती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, रासायनिक प्रतिक्रियाओं प्रतिक्रियाओं निम्न प्राथमिक प्रकार की है। देखो भाई, जिसमें पहला है संयोजन प्रतिक्रिया। क्या है? संयोजन प्रतिक्रिया। दूसरा अपघटन प्रतिक्रिया। तीसरा विस्थापन प्रतिक्रिया। चौथा दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। उसके बाद में पांचवा उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही इसमें से हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा होगा। देखो भाई, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या फिर हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो यह सही नहीं होगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, यह भी नहीं होगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या फिर हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या फिर हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है CuSO4 प्लस, यहाँ पे है Mg, यहाँ पे MgSO4 प्लस क्या है? यहाँ पे Cu। अब उपरोक्त अभिक्रिया में यहाँ पे Mg है। Mg का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? देखो, यहाँ पे अपचायक कर्मक या फिर उत्प्रेरक, विलायक कर्मक या फिर ऑक्सीकारक कर्मक। ऑक्सीकारक कर्मक नहीं होगा भाई ना, विलायक कर्मक भी नहीं होगा, उत्प्रेरक ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा अपचायक कर्मक हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो Mg है, क्या है भाई? Mg। तो Mg का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया भाई? मैग्नीशियम। क्या हो गया?
मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है यहां पे अपचायक कर्मक है। क्या है? अपचायक कर्मक है। अपचायक कर्मक एक पदार्थ है जिसे उसके कुछ इलेक्ट्रॉनों को खोकर ऑक्सीकृत किया जा सकता है। किया जा सकता है। क्लियर? तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा भाई? तो ऑक्सीकरण या फिर ब्रोमीनीकरण या फिर अपचयन या फिर क्लोरीनीकरण। अपचयन भाई, क्या होगा? अपचयन होगा, यानी कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। क्लियर? और ऑक्सीकरण या फिर अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं और इन दोनों अभिक्रियाओं को उपापचयक क्रिया कहा जाता है। क्लियर साथियों? तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दी गई अभिक्रिया में यहाँ पे स्पेस है भाई, अपचायक के रूप में कार्य करता है। देखो यहां पे है Fe2O3 प्लस यहाँ पे है 3CO, यहाँ पे है 2Fe प्लस 3CO2। तो यहाँ पे Fe या फिर Fe2O3 या फिर CO2 या फिर CO होगा भाई। क्या होगा? CO। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। जो CO है इसका मतलब क्या हो गया? देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अपचायक के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया में जो CO है इसका ऑक्सीकरण क्या हो? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है भाई, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? यहाँ पे है ZnO प्लस यहाँ पे है C, Zn प्लस CO। तो यहाँ पे देखो भाई, जो ए ऑप्शन है हमारा ZnO या फिर CO या फिर यहाँ पे कार्बन या फिर Zn यहाँ पे क्या होगा भाई? सही होगा हमारा डी ऑप्शन ही होगा भाई। क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, Zn। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत यहां पे अपने को बताना है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे, हाइड्रोजन का संयोजन या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना, ग्रहण नहीं होगा भी, त्यागना होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना। क्लियर? देखो अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिलोम है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, न कि इसको त्यागना होता है, न कि इसको त्यागना होता है। क्लियर? इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का लॉस होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो सही टिक किसको करेंगे हम, सी ऑप्शन को सही करेंगे यहाँ पे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण कौन सा है भाई? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि यहाँ पे सही होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन है एक्जोथर्मिक अभिक्रिया, तो ये नहीं होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये भी नहीं होगा। फोटोलिटिक अयघटन
अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो भाई ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग, आभूषणों का रंग धूमिल हो जाता है, धूमिल हो जाता है। यानी उदाहरण देखो यहां पे, फेरस क्लोराइड, यानी FeCl2 से फेरिक क्लोराइड FeCl3 के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर फेरिक आयन हो जाता है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो देखो भाई, अपचयन या फिर रिडॉक्स प्रक्रिया, ऑक्सीकरण, पृथक्करण। ऑक्सीकरण होगा भी, क्या होगा ऑक्सीकरण। तो यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरना कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है भाई, त्याग होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है। तो ऑक्सीकरण यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसकी क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। क्या पूछा है, किसकी क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। यहां पे है विहाइड्रोजनीकरण, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा। संयोजन या फिर यहाँ पे अपचयन, अपचयन होगा भाई। क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उदासीनीकृत हुआ या फिर ऑक्सीकृत हुआ या विघटित हुआ या अपचयित हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ होगा भाई। क्या होगा, ऑक्सीकृत हुआ, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अभिक्रिया के दौरान पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? यहां पे है 2Cu प्लस O2 और यहां पे है 2CuO। तो कॉपर यानी तांबा और ऑक्सीजन, तो ये तो नहीं होगा। केवल कॉपर यानी तांबा, ये सही होगा। केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्साइड, बी ऑप्शन ही होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कॉपर यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? देखो, जल अपघटन या फिर संयोजन अभिक्रिया या अपचयन या फिर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा भाई। क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें तत्व व यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं भाई? त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, H2 और यहाँ पे है CO और यहाँ पे है C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता? तो Ca, Pb, Fe या फिर Cu। यहां पे हो जाएगा Ca। क्या होगा? Ca हो जाएगा भाई। यहां पे क्या पूछा है? देखो, H2, CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता? सही हो जाएगा भाई हमारा ए ऑप्शन ही क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। सही हो जाएगा भाई ये वाला। केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन होता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, यानी कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। देखो, अब यहां पे ए ऑप्शन है उष्माशोषी, यहां पे है उष्माक्षेपी। उसके बाद में यहां पे है दहन और उदासीन। तो दहन होगा भाई। क्या होगा? दहन होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? दहन कहलाती है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप देख लेना इसको, मैं लिखवा देता हूं। वैसे वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? देखो भाई, अपचयन
अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है, तो यहाँ पे ये सत्य नहीं है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, तो ये भी सत्य नहीं है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे अभिकारक का क्या होता है? अपचयन होता है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखो भाई, यहां पे है 2PbO, यहां पे है S प्लस CS, यहां पे है 2PbS प्लस CO2, यहां पे है G। अब यहाँ पे ये तो है हमारे ऑप्शन और यहाँ पे है ये वाले पॉइंट, तो इसमें देखना है कि हमारा कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही है। ए वाला पॉइंट हमारा क्या है भाई? यहाँ पे सही है। लेड अपचयन होता जा रहा है, बिल्कुल सही होगा। कार्बन का उपचयन हो गया है, ये नहीं होगा। लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ए और जो बी पॉइंट है ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे सही। तो ए और सी नहीं होगा, ए और बी बिल्कुल सही होगा, बी और सी नहीं होगा, और यहाँ पे ए बी और सी ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक कारक नहीं है तो जस्ता या फिर क्लोरीन, कोक या फिर सोडियम। क्लोरीन हो जाएगा भाई, क्या होगा? क्लोरीन। यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या फिर अवकारक कहलाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं भाई? त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक केटायन है? तो कार्बोनेट या फिर नाइट्रेट या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम। अमोनियम होगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? अमोनियम, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, और इसे ही धनायन क्या कहते हैं भाई? धनायन यानी केटायन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा अमोनियम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? उसकी रिक्तियां या फिर यौगिक का वास्तविक आवेश, क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे हो जाएगा यौगिक का वास्तविक आवेश, यानी हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के वास्तविक आवेश को निर्धारित करती है, यानी जितनी परमाणु की संयोजकता होती है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे? यौगिक का वास्तविक आवेश, यानी हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो चांदी, प्लेटिनम, जिंक या फिर सोना। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? जिंक होगा भाई। क्या होगा? जिंक, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये जो जिंक होता है इसकी जो परमाणु
परमाणु जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 30 होती है भाई। क्या होती है? 30 होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो सोना है, इस सोने की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है? 70। उसके बाद में यहाँ पे जो चांदी है इसकी कितनी होती है? 47 होती है भाई। कितनी होती है? 47 होती है। उसके बाद में यहाँ पे है प्लेटिनम। कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो यहाँ पे तांबे के लिए पूछा है कॉपर के, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? जिंक होगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। देखो, लवण जल के साथ, लवण जल के साथ या फिर जल के विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाता है। दूसरा पॉइंट देखो भी इसका, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है भाई? बनाता है। सोडियम या फिर इसको ऐसे लिख लो, NaOH कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। और उपयोग इसका
इसका जो उपयोग है वो लुगदी और कागज के कपड़े और पीने के जल और साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो यहाँ पे Ag या फिर Zn या फिर Fe या फिर यहाँ पे Pb। तो Ag होगा भाई, क्या होगा? Ag। और Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर, यानी क्या होता है भाई? चांदी होता है। ठीक है, तो चांदी जो होती है तांबे से, जो कॉपर होता है उससे अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, लेकिन जो लोहा है तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? हमारा ए ऑप्शन, यानी Ag। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो Pb या फिर Mg या फिर Al या फिर यहाँ पे Ca। तो यहाँ पे Ca सही हो जाएगा भाई। क्या होगा? Ca, यानी कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस Ca का मतलब क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? देखो, यहाँ पे है Na2O। Na2O तो ये वाला नहीं होगा भाई। NaHCO3 ये भी नहीं होगा। Na2SO4 ये भी नहीं होगा। NaCl यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी? तो देखो, चांदी या फिर सोना या फिर सोडियम या फिर मरकरी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सोना होगा। क्या होगा? सोना, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है?
तो Cu, Au, Fe या फिर Hg, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, Au होगा। Au का मतलब क्या हो गया, Au का मतलब होता है भाई सोना। क्या होता है, सोना होता है। तो चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है भाई, Au, यानी क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। देखो अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं का घटता क्रम, धातुओं का घटता क्रम, तो यहाँ पे पोटेशियम, पहला क्या होगा भाई, पोटेशियम। पोटेशियम का मतलब क्या हो गया भाई, के। क्या हो गया, के। उसके बाद में कैल्शियम, क्या होगा भाई, कैल्शियम, और कैल्शियम का मतलब हो गया Ca। उसके बाद में फिर हो गया भाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया भाई, Mg। क्या हो गया, Mg। और फिर होता है जिंक, यानी Zn। उसके बाद में फिर होता है लोहा। क्या होगा भाई, लोहा। लोहा का मतलब हो गया Fe। फिर होगा कॉपर, कॉपर यानी Cu। फिर होगा चांदी, और चांदी का मतलब क्या हो गया, Ag। फिर सोना, यानी Au। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु यानी Al से कम अभिक्रियाशील है। Al, Al का मतलब क्या हो गया भाई, एल्यूमिनियम। क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो यहाँ पे देखो Na या फिर Zn, Mg या फिर Ca। Zn होगा भाई, क्या होगा, Zn यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो वो कौन कौन सी धातुएं होती है जो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे Na का मतलब यहाँ पे सोडियम। उसके बाद में फिर Zn, उसके बाद में Au, Ag, Mg, Al या फिर Cu। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में क्या है, Mg, Al और Cu। तो यहाँ पे Mg का मतलब मैग्नीशियम हो गया, Al का मतलब एल्यूमिनियम हो गया, और Cu का मतलब क्या हो गया, कॉपर। तो ये नहीं होगा भाई। उसके बाद में यहाँ पे Na यानी सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al यानी एल्यूमिनियम, ये वाला सही हो जाएगा भाई। और यहाँ पे NaZnAu ये नहीं होगा, Au, Ag, Mg ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो Na जो है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सोडियम, Mg का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम, और Al का मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम। क्या हो गया भाई, एल्यूमिनियम हो गया। क्लियर। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा
बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा वो देखना है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बी ऑप्शन देखो, अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सी ऑप्शन है यहाँ पे, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है, या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये वाला होगा भाई, क्या होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो जो हमारा डी वाला है ये क्या नहीं है भाई, सही नहीं है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, टिक करेंगे। क्लियर, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो Mg, Fe या फिर Zn या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu। तो यहाँ पे Mg होगा भाई, कौन सा होगा, Mg हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस, अब यहाँ पे X कौन सी गैस है, तो CO2 है, या फिर यहाँ पे H2, O2 या फिर Cl2। तो बताओ भाई कौन सी होगी, H2 होगी। कौन सी होगी, H2। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, यानी H2 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। देखो लवण जल के विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस यानी Cl क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, मुक्त, तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनती है, जो बर्निंग स्प्लिंटर स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। क्लियर, तो कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन।
अगला देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन देखो, यहां पे एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। एनोड पर O2 गैस और कैथोड पर H2 गैस, ये नहीं होगा। एनोड पर H2 गैस और कैथोड पर Cl2 गैस, ये भी नहीं होगा। एनोड पर H2 गैस और कैथोड पर O2 गैस, ये भी नहीं होगा। भाई कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान एनोड यानी Cl2 क्लोरीन गैस और कैथोड पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Cu यानी कॉपर, या फिर Ag चांदी, या फिर Au, या फिर Hg। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? Au होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सही हो जाएगा। तो Au का मतलब क्या हो जाएगा? सोना होगा भाई। क्या होगा? गोल्ड, यानी क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई? इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है के, तो के का मतलब क्या है? पोटेशियम। उसके बाद में यहाँ पे है Na का मतलब क्या है? सोडियम। Zn यानी जिंक। Cu यानी कॉपर। Hg का मतलब होता है मरकरी। और यहाँ पे Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर यानी चांदी होता है। क्लियर? देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि सबसे पहले यहाँ पे के यानी पोटेशियम, उसके बाद में पोटेशियम के बाद में होगा सोडियम, तो सोडियम का मतलब क्या हो गया? कि Na। उसके बाद में यहाँ पे सोडियम के बाद में क्या होगा? जिंक, और जिंक का मतलब क्या हो गया भाई? Zn। क्या हो गया? Zn। और Zn के बाद में जो होगा वो होता है कॉपर, यानी Cu। कॉपर के बाद में क्या होगा? कॉपर के बाद में होगा मरकरी, यानी Hg। और मरकरी के बाद में क्या होगा? सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या हो गया भाई? Ag। Ag का मतलब क्या हो गया? चांदी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में? अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखो Na, तो Na फिर Zn जिंक, सही है। अभी यहाँ पे है भाई Cu, लेकिन यहाँ क्या है? Hg, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे है K, फिर है Na, फिर है Zn, फिर है Cu, फिर है
Ag और यहाँ पे क्या है Hg, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे KNaZnCuHg और यहाँ पे Ag, ये सही हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो जस्ता, सीसा, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सीसा। क्या होगा? सीसा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला, विद्युत अपघटन विधि द्वारा यहाँ पे है NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? किस विलयन का उपयोग किया जाता है? लवण जल का, चूने का पानी, क्लोरीन जल या फिर ब्रोमीन जल? यहां पे होगा लवण जल। क्या होगा भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा, लवण जल हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में लवण जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, NaOH एक अकार्बनिक क्या है भाई? यौगिक। जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का किण्वन या फिर जल का विद्युत अपघटन, जल का आयनीकरण, जल अपघटन, जल अपघटन। ये वाला तो नहीं होगा भाई, है ना। और जल का आयनीकरण वाला भी नहीं होगा। जल का विद्युत अपघटन, ये वाला सही होगा भाई। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? तो जस्ता या फिर एल्यूमिनियम या फिर चांदी या फिर मैग्नीशियम? चांदी होगा भी फिर तो। क्या होगा? चांदी हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मिश्रित यानी HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता तो मैग्नीशियम, जिंक या फिर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम? तो तांबा होगा भाई। क्या होगा? तांबा यानी कॉपर। बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, यानी इनमें से वह कौन सी धातु है जिसे विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है? तो यहां पे
Al यानी एल्यूमिनियम या फिर जिंक या फिर लोहा या फिर कॉपर, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्लियर साथियों? तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो ये सक्रियता श्रेणी के ऊपर आते हैं, यानी ये धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।